A very good morning to all of you students. So let's start our next part of the same chapter, that is sound. Okay, so now we are going to discuss some types of the sound and some properties of the sound. Okay, so let's start with the first types of sound. The sound, first one is a audible sound. As I already gave you these notes that I am showing you, but here I am just showing you that makes you easier to understand what I am saying. Okay, so first one is a audible and the second one is inaudible sound. Audible sound is a sound that having the frequency of between 20 to 20 hertz to 20,000 हर्ट्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की होगी. वही साउंड हम क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे. अगर 20 हर्ट्स से कम होगी और 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर साउंड की होती है तो वो साउंड हमको सुनाई नहीं देती है एंड दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड. Okay, the one more thing that I want to tell you that the sound having the frequency lower than 20 hertz is called infrasonic sound. Okay, and the sound that having high frequency higher than 20,000 hertz is called ultrasonic. ओके, इंफ्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो और वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, दैट इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड. इफ वी आर सीइंग दैट साउंड एक्चुअली व्हाट इज इट इज अ वाइब्रेशन, है ना. अब वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन. वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन. एक स्ट्रिंग लीजिए, उसको आप क्या करिए, स्ट्रेच करिए, छोड़ दीजिए, तो वो कैसे होगी, आगे पीछे ऐसे हिलती हुई नजर आएगी और कभी कभी वो वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि वो आपको दिखाई भी नहीं देती है ना. तो दैट इज अ वाइब्रेशन. तो वो वाइब्रेशन को अगर मैं बिल्कुल धीरे देखूं तो वो कैसे होगा कि एक बार वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगी, दैट इज टू एंड पीछे की तरफ आएगी मीन पोजीशन से, दैट इज अ फ्रो मोशन. तो अगर हम बात करते हैं कि वो एक साउंड जो टू एंड फ्रो मोशन है तो उसका एक वाइब्रेशन क्या होगा, टू एंड फ्रो वाला. एक बार वो आगे गई और एक बार पीछे आई, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. ओके, अगर हम ऑसिलेशन की बात करते हैं तो यहां देखिए, जैसे कि हमने पेंडुलम लिया, अगर पेंडुलम को हम ये कह रहे हैं कि हमने पेंडुलम को मीन पोजीशन ये दी तो पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या होगा, दैट टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन. ओके, so this is the vibration and the oscillation. Now I'm going to tell you that what is amplitude. If the sound wave is traveling along a medium, ठीक है, अगर साउंड वेव ट्रैवल कर रही है एक मीडियम के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे में जा रही है तो वो वाइब्रेशन के फॉर्म भी तो जाएगी. तो वाइब्रेशन को देखिए, अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, ये एक वाइब्रेशन है, कहां से, यहां से स्टार्ट करिए, यहां से मैं ले गई इसको यहां से और यहां तक लेके गई यहां पर, दिस इज अ सिंगल वाइब्रेशन. ओके, सिमिलरली अगर मैं ऑसिलेशन की बात कर रही हूं तो अगर मैं मीन पोजीशन पे यहां लेती हूं, यहां क्या है, हमारा पेंडुलम स्टेबल है. अगर मैं इसको यहां से फर्स्ट यहां लेके जाऊंगी ए से, फिर ये लौट के ओ तक आएगा, फिर उसके बाद जितना इसे ऊपर ए तक लेके गए उतना ही अगर मैं यहां इसे छोड़ दूं तो ये फिर से जीरो पोजीशन से कहां जाएगा, बी पोजीशन तक जाएगा. मतलब ए और बी सेम पॉइंट पे होंगे, सेम दूरी पे होंगे ओ से, और फिर ये लौट के ओ तक आएगा. तो जब ये बी से लौट के ओ तक आएगा तब एक ऑसिलेशन माना जाएगा. या फिर मैंने क्या करा, इस वाले पेंडुलम को इसकी मेन पोजीशन कैसे करी कि मैंने इसे स्ट्रेच करके यहां ए तक ले आई, स्ट्रेच करके, अब मैं इसको यहां से छोड़ूंगी तो ये कैसे जाएगा, यहां से जाएगा, ये रेस्टिंग पोजीशन मैंने इसको रोक के रखा, अब छोड़ दिया, छोड़ने पे क्या होगा, ये जाएगा यहां तक, फिर लौट के वापस आएगा. तो जब जाने से लेके वापस लौटने तक का पूरा ये क्या कहलाएगा, एक ऑसिलेशन कहलाएगा. ओके, अब अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड में क्या है, जब कोई साउंड वेव मूव कर रही है तो उस साउंड वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड.
ओके। मीन पोजीशन से पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो मैक्सिमम वाइब्रेशन, मैक्सिमम टू एंड फ्रो मोशन जो होगा उसका, वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके। द नेक्स्ट पीरियड इज टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो एक ऑसिलेशन है या एक वाइब्रेशन है, इसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके। नाउ द अनदर थिंग इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखते हैं कि जैसे कि यहां देखिए, यहां देखिए, ये है एक आपकी वेव कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से, और एक आपकी वेव कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से। ठीक है। तो टी टाइम कितना लग रहा है, टी, इसको भी और इसको भी कितना टाइम लग रहा है, टी। अब यहां पे देखिए कितने ऑसिलेशन, इसने कितने वाइब्रेशन लिए टी टाइम में, 1 और 2। ठीक है। और यहां पे इस वाली वेव में देखिए 1 और 2, 3 और 4, टी ही टाइम है, टाइम सेम है, लेकिन एक वेव ने 2 वाइब्रेशन लिए और दूसरी वेव ने 4 वाइब्रेशन लिए। तो दिस इज द नंबर ऑफ, किसी भी गिवन टाइम पीरियड के अंदर जितने वाइब्रेशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ज्यादा वाइब्रेशन होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी गिवन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है। टाइम पीरियड क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, उसके अंदर फिर हम वाइब्रेशन देखेंगे कितना है। तो जिसका अगर एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वाइब्रेशन अगर कम हो रही है गिवन टाइम पीरियड के अंदर तो उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। Okay, so how can we define the number of vibration made by the vibrating body in 1 second, or we can say that in a given time period is called frequency. Frequency की जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। ओके। चलिए, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो कितनी आपको सुनाई दे रही है, और वो जो सुनाई देती है कितनी तेज या कितनी हल्की है। तो लाउडनेस, उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस। और लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा साउंड उतनी ही ज्यादा होती है। ओके। तो दैट्स व्हाई हाउ टू वाइब्रेट द स्ट्रिंग is also dependent on how much it do the vibration to produce the sounds or the loudness of the sound. Okay, so be in mind that loudness is directly proportional to the square of the amplitude. Now what is pitch? Pitch का मतलब होता है आपकी आवाज शार्प है या फिर सॉफ्ट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, आपकी जो टोन है आपकी बॉडी साउंड की, वो कैसी है, शार्प है या फिर कैसी है, बहुत ही डीप वॉइस है, दैट इज कॉल्ड पिच। ओके, तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच आपकी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब पिच ज्यादा होने का मतलब आपकी वॉइस कैसी होगी, शार्प होगी, पतली होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी पिच कम होगी, मतलब वॉइस कैसी होगी, डीप होगी। ओके, so I hope this all things are very clear to all of you. Okay, now come to the last point of this chapter is noise and noise pollution, and how can we manage the noise pollution. Okay, so noise, what is a noise? When the sound getting uncomfortable, ठीक है, या अनवांटेड साउंड जो होती है, अनप्लीजिंग साउंड इज कॉल्ड नॉइस। जब भी हम किसी भी आवाज को अच्छा महसूस ना करें तो वो क्या बन जाता है, नॉइस बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। और जब वो अनयूजुअल हो जाता है, जब वो सबको नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपकी नींद, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ लैक ऑफ स्लीप, देयर इज अ हाइपरटेंशन, हाई बीपी, एंजाइटी, बेचैनी होने लगती है, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होता है। ठीक है, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, आपके बाय बर्थ होता है।
ठीक है। अगर बाय बर्थ होगा तो आपको वो चीज नहीं सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, लेकिन अगर आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, ज्यादा हाई वॉइस सुनेंगे तो आपके सुनने की शक्ति पे या कैपेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें ज्यादा तेज आवाज नहीं सुननी चाहिए। इसलिए नहीं सुननी चाहिए जी, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो हियरिंग कैपेबिलिटीज होती है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू द मैथड्स टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल्स के हॉर्न्स को कम से कम यूज करना चाहिए। फायर क्रैकर्स का जो नॉइस होता है वो अनयूजुअल होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई टू इग्नोर द यूज ऑफ द फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ओकेजन। Okay, if you are using, then try to reduce the use of that. Okay, simply, as you know that in houses there are the windows and the doors that leads to, that allow the sound to come into the house. So we can cover the doors or the windows by the drape. Okay, we can by keeping the furniture in front of the windows so that the voice will not come in the houses. And the last one is that planting more and more trees that will cut the noises that created by the several objects. Another one is that factories, okay, that are also located at the outside court of the cities, because the machines, the working of there produces lots of sound that also creates a noise pollution. So it is always located at the outcourt of the city so that it will reduces the noise pollution that is occurred by the machines or the sound created within the factory. So this is all about this chapter. I hope this you all will enjoy it in seeing this video, and it will also make you clear all the things that is about the sound. So hope that you will enjoy this video and have a nice day. Thank you.